नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 12 मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। बात लोकसभा में प्रश्नकाल की करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 10 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। सांसद राकेश सिन्हा, समीर उरांव, डॉक्टर अनिल जैन, बाबूराम निषाद ने नागर विमानन मंत्रालय से सवाल पूछा है कि क्या देश के विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। बीते एक वर्ष के दौरान कितने नए विमानपत्तन और टर्मिनल खोले गए हैं। वर्ष 2013 में शुरू किए गए और वर्तमान में चालू विमानपत्तनों की कुल संख्या कितनी है। इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी से पहले भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक था। 6 साल की अवधि 2014-15 से 2019-20 के दौरान भारतीय हवाई अड्डों पर कुल यात्री यातायात के मामले में 12.4% की जबरदस्त डबल डिजिट की वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई। कोविड के बाद भारतीय विमानन उद्योग फिर से विकास की राह पर है और कोविड पूर्व समय की स्थिति में सुधार के बाद 2022-23 के दौरान कुल यात्री यातायात में 96% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 12 महीनों में 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे चालू हुए हैं। इनमें गोवा में मोशा, गुजरात में राजकोट और कर्नाटक में शिवमोगा शामिल है। इसके अलावा राउरकेला, चेन्नई, तेजू, कानपुर और पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन विकसित किए गए हैं। 2014 से पहले देश में 74 हवाई अड्डे थे और आज की स्थिति के अनुसार देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 है। हवाई अड्डों के लिहाज से ये बढ़ोतरी दुगनी है। भारत के विमानन सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। ये तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत के विमानन क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। मौजूदा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया गया है तो नए हवाई अड्डे तेज रफ्तार के साथ बनाए जा रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में लोग उड़ान भर रहे हैं। देश में काम कर रही विमानन कंपनियों ने अच्छी प्रगति की है। ग्लोबल डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में भारत तीसरे नंबर पर है। पिछले 9 साल में देश के एविएशन सेक्टर ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे हवाई अड्डों ने लेवल 4+ और ACI यानी उच्चतर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय परिषद मान्यता हासिल कर ली है। देश के 66 हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने पर काम कर रहे हैं। शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की दिशा में ये बहुत ही अहम कदम है। केंद्र सरकार ने RCS यानी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक शुरू की। योजना ने 6 साल में शानदार नतीजे दिए हैं। उड़ान योजना के तहत अब तक 130 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है। 517 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मार्गों से अब तक 76 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए परिचालन शुरू हुआ है। इनमें 9 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे शामिल हैं। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 1000 उड़ान मार्गों को चालू करने और 100 अनयूज्ड और कम सेवा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, जल हवाई अड्डों को विकसित करने का लक्ष्य है। हवाई अड्डों के विकास के लिए आवंटित 4500 करोड़ रुपए में से 3751 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है। जनवरी से सितंबर 2023 तक घरेलू एयरलाइनों के जरिए 12 करोड़ 50 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2022 में इसी अवधि में 9 करोड़ 88 लाख से ज्यादा यात्री फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। यात्रियों की संख्या में ये उछाल 29% अधिक है। सरकार का मकसद विमानन क्षेत्र को आम लोगों के और करीब ले जाना और देश के सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। पहले विमान की सेवाएं प्रमुख शहरों तक ही सीमित थीं। लोकसभा सांसद जसवंत सिंह सुमन भाई भाभोर ने शिक्षा मंत्रालय से सवाल किया।
उन्होंने पूछा कि सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और देश के प्राथमिक विद्यालयों में अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी क्या है। गुजरात राज्य में शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का योजनावार और जिलावार ब्यौरा क्या है और गुजरात सहित देश में आज की तिथि तक इंटरनेट अवसंरचना सुविधा के अंतर्गत शामिल प्राथमिक विद्यालयों के प्रतिशत की राज्यवार और जिलेवार जानकारी क्या है। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। उन्होंने बताया कि देश में प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ साथ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसमें समग्र शिक्षा सबसे पहले है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा लागू कर रहा है। ये योजना प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक है। शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। ये योजना RTE अधिनियम के तहत सहायता प्रदान करती है। इस योजना को अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ दिया गया है और इसका मकसद है कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा तक पहुँच मिल सके। इसके बाद आती है PM पोषण यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से ठीक पहले और कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना। साथ ही गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय सूखा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना शामिल है। ये योजना गुजरात सहित पूरे देश में लागू की गई है, जिसमें 11,20,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 11 करोड़ 80 लाख बच्चे शामिल हैं। इसके बाद बात PM श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की। PM श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद स्कूलों में एक समान और समावेशी माहौल देना है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की क्षमताओं का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। PM श्री स्कूलों के चयन के पहले चरण में कुल 6,207 स्कूलों का चयन किया गया था, जिसमें गुजरात राज्य के 274 PM श्री स्कूल भी शामिल थे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 की पहली किस्त के रूप में 630 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा पहले ही PMSHRI स्कूलों को जारी किया जा चुका है। शिक्षा मानव विकास की आधारशिला है और इसे संयुक्त राष्ट्र ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने अपने आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा पर जोर दिया है। भारत में आज डाइवर्स एजुकेशन सिस्टम है। किसी भी देश की शिक्षा की नींव उसकी शिक्षा नीति होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2020 में केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। शिक्षा को लेकर तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार के कदम भी इस तरफ साफ संकेत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में साफ तौर पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2023-24 के बजट में शिक्षा के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये बढ़ोतरी 13.68% की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करीब 3 दशक के बाद 2020 में केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। इसके लक्ष्यों की बात करें तो इसमें प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। 3 से 6 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना। शिक्षा नीति 5+3+3+4 के तहत डिजाइन की गई है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना इसमें शामिल है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर शिक्षा नीति में दिया गया है। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में और कक्षा 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा इसके खास पहलू हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खासा फोकस है। उच्च शिक्षण संस्थानों में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था की गई है।
SEDG यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षकों की भर्ती के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएं भी शिक्षा नीति का एक अहम पहलू हैं। सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी शिक्षा नीति को खास बनाता है। परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना। इसके अलावा 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक GER को 100% तक बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में GER को 2018 के 26.3% के स्तर से 2035 तक 50% तक बढ़ाना इसमें शामिल किया गया है। सांसद दर्शना सिंह और डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे ने जल संरक्षण पहल को लेकर जल शक्ति मंत्रालय से सवाल किया। उन्होंने जानना चाहा कि देश में चल रही जल संरक्षण पहलों की स्थिति और प्रगति क्या है। उन्होंने ये भी पूछा कि जल प्रबंधन और सस्टेनेबिलिटी के प्रयासों को और बढ़ाने के उद्देश्य से कोई आगामी योजनाएं या कार्य नीतियां क्या हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने जवाब दिया कि जल राज्य सूची का विषय है। केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। जल संरक्षण भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है। देश में जल संरक्षण के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान 2020 में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश के पानी संग्रहित करने के लिए देश में लगभग 1,42,000 वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। जल शक्ति मंत्रालय 2019 से वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान को लागू कर रहा है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 मार्च से 30 नवंबर 2023 तक देश के सभी जिलों में कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है। सरकार खेतों पर जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र को विस्तार करने, खेती के लिए जल उपयोग दक्षता में सुधार, सतत जल संरक्षण कार्यों के लक्ष्यों के साथ वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कार्यान्वित कर रही है। अटल भूजल योजना 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चिन्हित प्राथमिक क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल की कमी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन सहित भूजल संसाधनों के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य के साथ 2019 में शुरू किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जल संरक्षण और जल संचयन अवसंरचनाएं शामिल हैं। भारत सरकार की ओर से जल की उपलब्धता, संरक्षण और वितरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं और विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसमें कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय जल मिशन, अटल भूजल योजना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत और जल जीवन मिशन शामिल हैं। सरकार की ओर से जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन की मार्च 2021 से शुरुआत की गई है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के तहत मार्च 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक के कार्यों की बात करें तो करीब 20,70,000 जल संबंधी कार्य किए गए। इसमें करीब 10,60,000 जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण का काम पूरा हो चुका है या चल रहा है। इसी तरह करीब 2.5 लाख पारंपरिक जल निकाय का नवीनीकरण और 5,88,000 से अधिक रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स कार्य या तो पूरे हो गए हैं या फिर जारी हैं। 12.5 लाख से ज्यादा वाटरशेड का विकास किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सरकार ने 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करना है। अटल भूजल योजना को अप्रैल 2020 में 5 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ शुरू किया गया था। इसमें 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जल संकटग्रस्त 8,220 गाँव में सामुदायिक भागीदारी के जरिए भूजल स्तर में गिरावट को रोकने और टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है।
योजना के तहत जहां 2020-21 में 125 करोड़ रुपए, 2021-22 में 330 करोड़ रुपए और 2022-23 में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी करते हुए 1170 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। 7 अगस्त 2023 तक देश के लगभग 12 करोड़ 75 लाख यानी करीब 66% ग्रामीण परिवारों के घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो गई है। इसी तरह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर बूंद का इस्तेमाल और हर खेत को पानी पर जोर दिया गया है। सरकार ने अक्टूबर 2022 में जल उपयोग दक्षता ब्यूरो के रूप में एक समर्पित संगठन की स्थापना की। जल निकायों में भूजल की मात्रा, गुणवत्ता और धारण क्षमता का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय जलभृत मानचित्र और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्यसभा सांसद नारायण भाई जे राठवा ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर खान मंत्रालय से सवाल पूछा। उनका प्रश्न था कि क्या ये सच है कि सरकारी रिपोर्ट क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया के अनुसार सरकार ने देश में तांबे के महत्व पर बल दिया है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है? देश के तांबे का नेट इंपोर्टर बनने के क्या कारण है? क्या सरकार ने बंद पड़े तांबा संयंत्रों को फिर शुरू करने के लिए तांबा क्षमता बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए हैं? इस सवाल का जवाब खान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया। उन्होंने बताया कि खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की पहचान करने के लिए 1 नवंबर 2022 को एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत की प्राथमिकताओं और ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए भविष्य की आवश्यकता की तुलना में उनके आर्थिक महत्व और आपूर्ति जोखिम पर विचार करते हुए 30 खनिजों को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की पहचान की। तांबे के उच्च आर्थिक महत्व को देखते हुए तांबा समिति द्वारा पहचाने गए इन 30 खनिजों में से एक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 29 नवंबर 2023 को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 20 ब्लॉकों की ई नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू की है, जिसमें तांबा, लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व, प्लाटिनम, खनिज समूह, निकल, पोटाश जैसे ब्लॉक शामिल हैं। तांबा, सोना, चांदी, कोबाल्ट, लिथियम और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाने और खनन करना सतही या थोक खनिजों की तुलना में कठिन है। देश में तांबे के भंडार, संसाधनों की कम उपलब्धता के कारण भारत हमेशा से तांबा अयस्क और सांद्र का आयातक रहा है। तांबा सांद्र का उपयोग रिफाइंड तांबे के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जिसमें भारत की मजबूत क्षमता है। पिछले 2 सालों में आयात में उछाल तांबा रिफाइनिंग रिफ्लेक्टिंग की मांग के कारण है, जो महामारी के बाद की पुनः प्राप्ति, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, निर्माण, दूरसंचार, विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उपयोगकर्ता क्षेत्रों में बढ़ोतरी को दिखाता है। खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए 29 हेवी मिनरल्स और तांबे सहित महत्वपूर्ण खनिजों के लिए लाइसेंस नाम की एक नई खनिज रियायत शुरू की गई है। इसके तहत लाइसेंस धारक को महत्वपूर्ण और हेवी मिनरल्स जिनका पता लगाना और खनन करना कठिन है, इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस करने की अनुमति दी जाती है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का मकसद निजी एजेंसियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, ताकि महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में एडवांस टेक्नोलॉजी, वित्त और विशेषज्ञता लाई जा सके। भारत सरकार ने 2015 से विभिन्न परिवर्तनकारी नीतिगत उपाय लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य खनिज क्षेत्र की क्षमता को उजागर करना है, खनन क्षेत्र में खनिज उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। सरकार ने 24 जुलाई 2023 को भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है। इन महत्वपूर्ण खनिजों से देश के खनिज संसाधनों के विकास को रणनीतिक रूप से प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गहराई में पाए जाने वाले और महत्वपूर्ण खनिजों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। 2015-16 से 2021-22 तक GSI ने गहराई में पाए जाने वाले और महत्वपूर्ण खनिजों की 503 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं पूरी की हैं। फील्ड सीजन 2021-22 में 118, 2022-23 में गहराई में पाए जाने वाले खनिजों के अन्वेषण पर बढ़ते जोर के कारण 123 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मौजूदा फील्ड सीजन 2023-24 में GSI ने गहराई में पाए जाने वाले और महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में 122 खोज परियोजनाएं शुरू की हैं।
इसका लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे आयात पर हमारी निर्भरता कम हो और अधिक सुरक्षित लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित हो सके। लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को 24 दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और मिश्रित लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें लिथियम भी शामिल है। केंद्र सरकार ने 29 नवंबर 2023 को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को 20 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी की पहली सूची जारी की है, जिसमें लिथियम और संबंधित खनिजों के 2 ब्लॉक शामिल हैं। इन 20 खनिज ब्लॉकों में बिहार में 3 ब्लॉक हैं, जिनमें ग्लूकोनाइट, निकल, क्रोमियम और पीजीआई का खनन होगा। इसी तरह तमिलनाडु से 7 ब्लॉक सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें से मोलिब्डेनम अयस्क और ग्रेफाइट निकाला जाएगा। ओडिशा में 4 खनिज ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा गया है, जिनमें से निकल, तांबा, मैग्नीज और ग्रेफाइट का खनन होगा। उत्तर प्रदेश में 2 ब्लॉक सेलेक्ट की गई हैं, जो फास्फोरस और ग्लूकोनाइट के लिए हैं। इसके अलावा गुजरात में निकल और क्रोमियम, झारखंड में पोटाश, जम्मू कश्मीर से लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट और छत्तीसगढ़ से लिथियम और आईईई के खनन के लिए एक ब्लॉक शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से दुर्लभ खनिजों की नीलामी के साथ महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए 29 महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों के लिए एक नई खनिज अन्वेषण लाइसेंस पेश किया गया है। धरती में कम गहराई में पाए जाने वाले खनिजों की तुलना में कोबाल्ट, लिथियम, निकल, सोना, चांदी, तांबा जैसे महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों का पता लगाना और खनन करना मुश्किल है। देश अधिकतर इन खनिजों के आयात पर निर्भर है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KABIL नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को विदेशी खनिज की पहचान और अधिग्रहण के उद्देश्य से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के इक्विटी योगदान के साथ शामिल किया गया है। सांसद शंकर लालवानी और डॉक्टर भारतीबेन डी शिवाल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रश्न किया कि क्या भारत ने तय समय से काफी पहले पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC लक्ष्य हासिल कर लिया है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ी जानकारी क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जानकारी दी कि जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के एक पक्षकार देश के रूप में भारत ने अपने पहले राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान यानी NDC को वर्ष 2015 में पेश किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ 2 मात्रात्मक लक्ष्य शामिल हैं, जिसमें GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33% से 35% तक कम करना और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता हासिल करना है। ये दोनों लक्ष्य तय समय से पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। 31 अक्टूबर 2023 तक नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा संसाधनों से विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 186.46 मेगावाट है, जो कुल विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता का 43.81% है। GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 और 2019 के बीच 33% की कमी हुई है। अगस्त 2023 में भारत ने अपने नए NDC को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक उसके GDP की उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाने के लक्ष्य को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 45% कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के लक्ष्य को बढ़ाकर 2030 तक 50% कर दिया गया है। भारत ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्य ढांचा सम्मेलन यानी UNFCCC के पेरिस समझौते के तहत अपने शुरुआती राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC पेश किया था। 2015 में भारत के NDC में 8 लक्ष्य शामिल थे। इसके बाद भारत ने 2022 में अपडेटेड NDC पेश किया, जिसमें भारत की जलवायु कार्रवाई को और तेज करने की घोषणा की गई।
भारत की जलवायु कार्रवाई के लिए पंचामृत तय किए गए हैं, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता को हासिल करना है। इसके लिए एनडीसी 2015 के लक्ष्य को 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उत्सर्जन तीव्रता में 2030 तक 45% की कमी करना, पहले ये 33 से 35% तय था। इसी तरह 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। इसके साथ ही पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी मिशन लाइफ को एक जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया है। देश को स्वच्छ और जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए निवेश और नई टेक्नोलॉजी को लागू करने पर जोर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से टैक्स में छूट और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना समेत कई रियायतें दे रही है। इससे ग्रीन जॉब्स में इजाफा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। भारत का नया एनडीसी केंद्र की योजनाओं के माध्यम से और राज्यों के सहयोग के साथ 2021 से 2030 की अवधि में लागू किया जा रहा है। जल, कृषि, वन, ऊर्जा और उद्यम, टिकाऊ गतिशीलता और आवास, अपशिष्ट प्रबंधन, सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधन दक्षता सहित कई क्षेत्रों में इन योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत उचित उपाय किए जा रहे हैं। भारत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने पर कार्य कर रहा है। भारतीय रेलवे सालाना 60 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी और एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन उत्सर्जन कम कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है। आइए एक नजर डालते हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुए कामकाज पर। लोकसभा में सुरक्षा मुद्दे पर विपक्षी दलों ने आज भी गतिरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को विशेष दीर्घा में बैठे श्रीलंका के संसदीय शिष्टमंडल के बारे में सूचित किया। उसके बाद कुवैत के अमीर के निधन के बारे में सदन को जानकारी दी और दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने अवरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों को सदन के भीतर हुई घटना की गहन जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी और उठाए गए कदमों की जानकारी दी। लोकसभा में सुरक्षा के मुद्दे पर सदन में अवरोध करने वाले विपक्ष के 30 सांसदों को असंसदीय आचरण के लिए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा 3 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया। अवरोध के बीच सदन ने डाकघर विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक पर 2 दिन चली चर्चा का जवाब संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने दिया। राज्यसभा में अमर्यादित आचरण और आसन की अवहेलना करने के लिए विपक्ष के 45 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया। 34 सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया, जबकि 11 सदस्यों का निलंबन विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक लागू रहेगा। आज राज्यसभा ने गतिरोध के बीच चर्चा के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल कुछ और अहम प्रश्नों और उनके जवाबों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।